डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 10। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में स्टडी किया था कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं कंप्यूटर से प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। उसमें हमने सी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था, बेसिक लैंग्वेज, विजुअल बेसिक, C++, जावा और इस तरह से इन लैंग्वेजेस के बारे में हमने देखा था कि ये लैंग्वेजेस किस तरह की एप्लीकेशंस डेवलप करने के काम आती हैं। अब आज हर लैंग्वेज में हमने ये देखा, हाई लेवल लैंग्वेजेस में कंपाइलर और इंटरप्रेटर का जिक्र सुना है। जो मैंने आपको कहा था कि ये कॉन्सेप्ट को मैं कुछ देर के बाद आपको नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूंगी। तो आज हमारा टॉपिक सबसे पहले है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या होता है? बेसिकली ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में राइट किए हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। तो देखिए इसमें इस फिगर में साफ आपको सामने नजर आ रहा है कि हम जो प्रोग्राम लिखते हैं दैट इज नोन एज सोर्स प्रोग्राम, जो हाई लेवल लैंग्वेज में हम प्रोग्राम राइट करते हैं, और फिर कंपाइलर वो सॉफ्टवेयर होता है, वो रोल प्ले करता है जो इसको ट्रांसलेट करता है, और जो हमारे पास आउटपुट आती है दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम में क्या होता है? स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि हमने हाई लेवल लैंग्वेज में राइट की होती हैं, जैसे सी, पैस्कल, जावा, और इसी तरह से आपके पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो भी प्रोग्राम्स राइट किए जाते हैं उनको हम सोर्स प्रोग्राम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई टेबल प्रिंट करने का एक प्रोग्राम राइट करते हैं सी लैंग्वेज में, तो जब हमने उसे एग्जीक्यूट करना होगा तो हम उसको सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे। हम कंपाइलर को देंगे, कंपाइलर की हेल्प लेंगे कि वो हमारे सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करे, और उसके बाद हमारे पास उसी नाम से एक और प्रोग्राम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम प्रोग्राम राइट करते हैं जिसका नाम है table.c। सी के प्रोग्राम्स की एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट .c होती है। तो जब हम उसको कंपाइल करेंगे तो हमारे पास एक और प्रोग्राम बन जाएगा, एक और फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम होगा table.obj, और ये ऑब्जेक्ट फाइल होगी। अब ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम किस तरह से हमारे काम आएगा इसको हम देखते हैं थोड़ा सा देर के बाद। आपके पास एक और इसका एक फिगर आ जाएगा, उसमें ऑब्जेक्ट प्रोग्राम आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। लेकिन अभी इस वक्त तक आपके लिए ये समझना जरूरी है कि जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है ये बेसिकली जीरोस और वंस पे कंसिस्ट कर रहा होता है, और ये मशीन इसको इजीली, यानी हमारा कंप्यूटर, मशीन से मुराद क्या है? हमारा कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर, वो इसको बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर लेगा, और जो इंस्ट्रक्शंस हमने कंप्यूटर को दी है हाई लेवल लैंग्वेज में वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुकी होंगी, तो वो इंस्ट्रक्शन हमारा माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा और हमें डिजायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। दूसरी तरह का जो सॉफ्ट, तो वो हमारे पास है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो है वो यूज होता है हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे कंपाइलर यूज होता है। अब दोनों का पर्पज एक ही है। आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप किसी एक को कह देते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और दूसरे को आप कहते हैं कि मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। आपने ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है एग्जाम में, बल्कि इन दोनों का पर्पस एक है। कंपाइलर का और इंटरप्रेटर का दोनों का एक ही पर्पस है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो कंपाइलर है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एट वंस ट्रांसलेट कर देता है, लेकिन जो इंटरप्रेटर है ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। ये देखिए कि इसमें क्या वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम इसको ट्रांसलेट करता है, फिर इसे इमीडिएटली एग्जीक्यूट करता है। जबकि कंपाइलर में जब तक पूरा प्रोग्राम आपका, लेट्स से कि आपने कुछ प्रोग्राम लिखा है जिसमें 100 स्टेटमेंट्स हैं, तो ये जब तक सारी की सारी ट्रांसलेट नहीं हो जाएंगी कंपाइलर इनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या होगा कि वो एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा, फिर दूसरी को ट्रांसलेट करेगा, फिर एग्जीक्यूट कर लेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल तीसरी लाइन पे आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई सिंटेक्स एरर आ गया, तो वो चौथी लाइन को ट्रांसलेट ही नहीं करेगा। जो इंटरप्रेटर है वो तीसरी लाइन पर ही, लाइन नंबर 3 पर रुक जाएगा, और फिर प्रोग्रामर को एरर मैसेज देगा कि ये एक मैंने सिंटेक्स एरर डिटेक्ट किया है, इसको पहले रिमूव करें। हो सकता है आगे 5, 6, 7, 8 किसी लाइन पे जाकर और भी एरर मौजूद हो। तो इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि इंटरप्रेटर जो होगा ये स्लो होगा एज कम्पेयर टू कंपाइलर। और इसके अलावा अब हम देखते हैं कि कौन सी लैंग्वेजेस है जो इंटरप्रेटर यूज करती हैं। उसमें जावास्क्रिप्ट है, इसको अपने जावा लैंग्वेज के साथ मिक्स नहीं करना। जावास्क्रिप्ट इज समथिंग डिफरेंट अदर देन जावा। जावा लैंग्वेज डिफरेंट है, जावास्क्रिप्ट डिफरेंट है। इसी तरह से बेसिक लैंग्वेज में इंटरप्रेटर यूज करती है, इसी तरह
विजुअल बेसिक जो होते हैं उसमें और पर्ल में, इन लैंग्वेजेस में इंटरप्रेटर यूज होता है। इंटरप्रेटर सोर्स प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन जो है रीड करता है और उसके बाद उसकी फर्स्ट एक लाइन को पहले ट्रांसलेट करता है, उसकी एक्यूरेसी चेक होती है, एग्जीक्यूशन होती है और उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन को रीड करता है और इस तरह से ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बिफोर एग्जीक्यूशन बाय द कंप्यूटर। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो कंपाइलर है वो एक साथ ही पूरे के पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है और जितने भी एरर है, फॉर एग्जांपल एक कंपाइलर जो है वो ट्रांसलेट कर रहा है और हमारे सोर्स प्रोग्राम में लाइन नंबर 5 पे, लाइन नंबर 10 पे, लाइन नंबर 16 पे, लाइन नंबर 20 पे 4 एरर्स। अब वो क्या करेगा कि उसने लाइन नंबर 1 को एग्जीक्यूट किया, आगे उसके पास लाइन नंबर 5 पे एरर आ गया, उसने उस एरर को अपने पास स्टोर कर लिया और आगे लाइन नंबर 6 से ऑनवर्ड दोबारा ट्रांसलेशन शुरू कर दी। करते करते लाइन नंबर 16 पे आखिरी एरर को भी उसने अपने पास नोट डाउन कर लिया और पूरे के पूरे कोड को जो जिन लाइंस में एरर नहीं था उनको ट्रांसलेट कर लिया और जिन 4 लाइंस में एरर था वो यूजर को दिखा दिए कि ये 4 एरर्स हैं आपके प्रोग्राम में, इनको आप जो है वो उसको कर लें, डीबग कर लें। और ये भी हो सकता है कि किसी एक लाइन का एरर ऐसा भी हो जो रिमेनिंग प्रोग्राम को अगर वो एग्जीक्यूट नहीं होने देता तो वो एक लॉजिकल उसके अंदर आ जाएगा, एक प्रॉब्लम आ जाएगा जिसकी वजह से उस एरर की वजह से नेक्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल आपने कोई वेरिएबल नेम डिक्लेयर नहीं किया और आगे जाके आप उस वेरिएबल के साथ प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो प्रोसेसिंग नहीं हो सकती जब तक आपने कोई वेरिएबल ही डिक्लेयर नहीं किया, कोई स्टोरेज ही एलोकेट नहीं की। तो ये ज्यादा इन डेप्थ देखेंगे तो ये कुछ डिफरेंट टेक्निकल आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन सिंपली हम ये कहेंगे कि ये सारे के सारे प्रोग्राम वो हिस्सा जो कि बगैर एरर्स के है उसको ट्रांसलेट कर लेगा और एरर वाले पार्ट को अलग कर लेगा और यूजर को, प्रोग्रामर को बताएगा कि ये एरर्स हैं आपके प्रोग्राम में, इनको आप डीबग कर लें और उनके बारे में कुछ हिंट भी दे देगा और इस तरह से वो हिंट जो है उनकी हेल्प से प्रोग्रामर उन एरर्स को रिमूव करेंगे और दोबारा उसको कंपाइल करेंगे सक्सेसफुली। अगर आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है इट मींस कि वो उसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। अभी तक जितना भी हम पढ़ते आए हैं उसका पर्पस क्या था कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके कोई प्रोग्राम राइट करें, कंप्यूटर के जरिए कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देखें। उसके लिए डेफिनेटली हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। हमें ये भी पता चल गया हमने सी लैंग्वेज यूज करनी है। अब उस सी लैंग्वेज को हमने कहाँ पे कैसे जाके कंप्यूटर में यूज करना है, अभी तक इसके बारे में हमने कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि अभी देखिए हमें कहीं पर कुछ नहीं ऐसे पता कि सी लैंग्वेज को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली सी में प्रोग्राम राइट करने के लिए आपको एक फुल फ्लेज प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट चाहिए होगी। इसमें आपके पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग टूल्स होते हैं, प्रोग्रामर्स जो यूज करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम को राइट करने के लिए, उसको डीबग करने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि क्या क्या टूल्स होते हैं। एडिटर होता है जिसमें प्रोग्राम राइट किया जाता है, कंपाइलर होता है, इसमें लिंकर होता है, डीबगर होता है। ये सब चीजें मिलके एक प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। ये क्या है, एडिटर का क्या पर्पस है, ये आगे थोड़ी डिटेल भी शायद आ जाएगी आपके लिए। एडिटर में आप उस अपना सोर्स कोड राइट करेंगे, कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करेगा, लिंकर उसको लाइब्रेरी फाइल्स के साथ लिंक करेगा और डीबगर जो है वो डीबगिंग के लिए, अगर आप प्रोग्राम को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट देखना चाह रहे हैं कि मैंने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं और उनकी इंटरमीडिएट वैल्यूज किस तरह से चेंज हो रही हैं, कोई मेरा फाइनल रिजल्ट है जो कि एज डिजायर्ड मुझे नहीं मिल रहा, तो इन चीजों उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम डीबगर से हेल्प लेते हैं। अब आजकल हम जो प्रोग्रामर्स हैं, अब वो इन तमाम टूल्स को अगर आप कंबाइन कर लें तो हमारे पास एक एनवायरनमेंट बन जाती है। तो हम आजकल वो प्रोग्रामर्स उस एनवायरनमेंट को यूज करते हैं। उसको आप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी कहते हैं और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी कहते हैं। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है, इंटीग्रेट का मतलब है आपने कलेक्ट कर दी, बेसिकली ये आपने एडिटर, कंपाइलर, लिंकर, डीबगर इन सब को इंटीग्रेट करके एक एप्लीकेशन पैकेज की तरह आपने उसको सारे सॉफ्टवेयर को कंबाइन करके एक पूरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दी कि ये एनवायरनमेंट है, इसमें आप जाके प्रोग्राम राइट भी कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए डिफरेंट प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट होती हैं। अब आपको यहाँ पर ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आपने सी लैंग्वेज के लिए का प्रोग्राम राइट करना है तो आपको सी का कंपाइलर अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटिंग डिवाइस पे इंस्टॉल करना पड़ेगा।
जावा में अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको जावा का कंपाइलर और उसकी पूरी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अगर आपने पाइथन में करनी है तो आपको एनाकोंडा या डिफरेंट जो पाइथन के लिए आपके पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स आती हैं वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी और फिर आप उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो हम अब देखेंगे कि अगर हमने सी में प्रोग्राम राइट करना है तो कौन सी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स या आईडीई हमें अवेलेबल है जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आईडीई का इंट्रोडक्शन है, इसमें देख लें कि इसमें बेसिकली जितने भी रिक्वायर्ड प्रोग्रामिंग फीचर डेवलपमेंट के लिए चाहिए होते हैं वो सब के सब एक जगह पर कलेक्ट करके एक जगह पर ऐड करके आईडीई बना दी जाती है। और उसमें क्या होता है कि आप प्रोग्रामर की सहूलत के लिए तमाम के तमाम चीजों को एक ग्रुप टुगेदर करके और उसमें जो है उनको कंबाइन कर दिया जाता है ताकि जो प्रोग्रामर हैं वो उनमें आसानी से प्रोग्राम राइट कर सके। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट ऑफ सी लैंग्वेज में क्या होगा, सी की जो भी आईडीई आप यूज करेंगे, एक से ज्यादा आईडीई अवेलेबल है, उसमें एक टेक्स्ट एडिटर होगा, फिर कंपाइलर, लिंकर, लोडर एंड डीबगर, ये सब होंगे। अब हम देखते हैं कि ये सब पार्ट्स जो हैं इनको बारी बारी देखेंगे वन बाय वन कि इनका क्या पर्पस है। टेक्स्ट एडिटर का क्या पर्पस है, सिंपल आपके पास वर्ड प्रोसेसर है, इसकी जगह सिंपल आप नोटपैड भी यूज कर सकते हैं। नोटपैड आपने देखा होगा अपने पास कंप्यूटर पे, तो उसको भी आप नोटपैड में भी अगर आप सी का प्रोग्राम जो है वो राइट कर सकते हैं अगर आप चाहें। टेक्स्ट एडिटर के तौर पे आप सिंपल नोटपैड, वर्डपैड, इस तरह की तमाम प्रोग्राम्स भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई स्पेसिफिक आईडीई यूज करेंगे तो उसमें जो टेक्स्ट एडिटर होगा वो क्या करेगा कि आप जब जैसे जैसे कोड राइट करते रहेंगे वो ऑटोमेटिकली उसके कुछ पार्ट्स को हाईलाइट करता रहेगा। आपको पता चलता रहेगा कि मैंने अगर कोई मिस्टेक होगी तो वो अंडरलाइन हो जाएगी और इस तरह से आपको फौरी तौर पे प्रोग्राम टाइप करते करते लिखते लिखते ही उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स है, एरर्स है, वो भी आपको मालूम हो जाएंगे। तो ये देखिए आपके पास एक सी के लिए, सी के प्रोग्राम राइट करने के लिए एक आईडी आपको दिखाई गई है बुक में जिसका नाम है डेव सी प्लस प्लस और ये 4.9.9.2 जो है ये इसका वर्जन जो है वो लिखा हुआ है। तो इस तरह आप इसके लिए एक टर्बो सी के नाम से भी आपके पास एक कंपाइलर आता है, वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं उसका इंटरफेस भी आपको दिखा दूंगी। और इसी तरह से आपके पास जो है ये डेवलपर डेव सी प्लस प्लस इसको हम कहते हैं, ये भी मौजूद है। ये टर्बो सी की प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है। इसमें देखें कि आपके पास ये फाइल की ऑप्शन है और इस तरह ऊपर कुछ मेन्यू आपके पास गिवन है, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डीबग, प्रोजेक्ट वगैरह। और इस तरह आप एक प्रोग्राम जो है सिंपल वो राइट कर सकते हैं टर्बो सी प्लस प्लस या टर्बो सी की एनवायरनमेंट को यूज करते हुए। विंडोज 10 वगैरह के साथ जो है टर्बो सी को यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए बेटर है कि आप लोग जो है वो डेव सी प्लस प्लस वाला कंपाइलर, डेव सी का कंपाइलर जो है वो यूज करें। अब देखते हैं इसके अंदर डेव सी के अंदर कंपाइलर कहां पर मौजूद होगा। कंपाइलर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट सी लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। अब आपको कंपाइलर की समझ आ गई होगी कि ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करेगा और इसी तरह से आपको ये कंपाइलर शोन है। आपको इसमें कोई अलग से चीज नहीं नजर आएगी कि ये हिस्सा जो है वो एडिटर है और ये हिस्सा कंपाइलर है, ये हिस्सा डीबगर है। ये फिजिकली आपको कंपोनेंट्स डिफरेंट नजर नहीं आएंगे, लेकिन आप इसी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट इन्हीं को यूज करते हुए, ये देखें जैसे आपके पास यहाँ एग्जीक्यूट का बटन है, आप इनको प्रोग्राम को जो है वो राइट कर सकते हैं। अगर कोई एरर आएगा तो इसमें अंडरलाइन हो जाएगा। प्रोजेक्ट ये देखें एग्जीक्यूट है, डीबग है, आप इन्हीं चीजों से इसके डिफरेंट हिस्सों को एक्सेस करेंगे। तो कंपाइलर इसमें जब आप एग्जीक्यूट का बटन क्लिक करेंगे तो बेसिकली आप कंपाइलर को यूज कर रहे होंगे। कंपाइलर क्या करेगा, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट कोड को क्रिएट करेगा अगर उसमें कोई सिंटेक्स एरर नहीं है। कंपाइलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्रिएट करेगा अगर उसमें कोई, तभी कर सकेगा जब उसमें कोई सिंटेक्स एरर नहीं होगा। और उसके बाद अगर वो बिल्कुल करेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो है ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट कर देगा। और इस तरह जो आपका सोर्स प्रोग्राम होगा उसका यहाँ मेंशन है, देखिए इसकी एक्सटेंशन है .c और जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होगा उसकी एक्सटेंशन है .obj। और ये ग्राफिकली आपको शो किया गया है कि किस तरीके से आपके पास जो है ये पूरे का पूरा प्रोसीजर किस तरह से होता है। सोर्स प्रोग्राम है आपके पास, वो
आपके पास कंपाइलर सॉफ्टवेयर जो है वो क्या रोल प्ले करेगा, वो इस सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देगा। और जब ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करना चाहेंगे तो इसके अंदर हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होगा वो उसको हम कहेंगे लिंकर, वो भी इसी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का हिस्सा होगा ऑलरेडी। तो लिंकर क्या करेगा कि जहां जहां तो उसे मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं वो उनको एग्जीक्यूट करने की करेगा, लेकिन जहां कोई ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी डेफिनेशन इसके अंदर एक्सप्लेनेशन गिवन नहीं है उनके को वो एज ए लाइब्रेरी फंक्शन लेगा और फिर उनका रिलेटेड कोड वो इन लाइब्रेरी फंक्शंस में, लाइब्रेरी फाइल्स में तलाश करेगा। वहां से उठा के एज इट इज वो कोड इस ऑब्जेक्ट के साथ, प्रोग्राम के साथ पेस्ट कर देगा और इसको कंबाइन करके एक तीसरी फाइल हमारे पास क्रिएट हो जाएगी जिसकी एक्सटेंशन .exe होगी। जैसे हम ने प्रोग्राम की एग्जांपल ली थी कि अगर मैं table.c के नाम से एक प्रोग्राम राइट करती हूँ तो जब मैं उसको कंपाइल करूंगी तो मेरे पास एक table.c नाम से फाइल आएगी, एक table.obj नाम से फाइल आ जाएगी। जब मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगी तो फिर मेरे पास एक और भी फाइल होगी जिसका नाम होगा table.exe। exe स्टैंड फॉर एग्जीक्यूटेबल। तो ये .exe एक्सटेंशन के साथ जो फाइल होगी वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी। वो ऐसा कोड होगा जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसको कहीं भी ले जाकर एग्जीक्यूट करना चाहें तो .exe फाइल जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट की जा सकती है। लिंकर ट्रांसलेट करेगा, लिंकर क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेगा। और अगर उसे किसी फंक्शन की, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कोई पर्टिकुलर फंक्शन है उसको नहीं मिलता कोड, तो वो उसको कोड को लाइब्रेरी फाइल से लेकर अब उस फंक्शन की जगह रिप्लेस कर देगा वो वाला कोड जो उसने लाइब्रेरी फाइल से रीड किया है, और इस तरह एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल आपके लिए राइट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है डीबगर। डीबगर का थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया पहले दिया भी है कि जब प्रोग्राम में कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो हम फिर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं ताकि हम उसमें से प्रॉब्लम फाइंड कर सके। तो डीबगर जो है वो हमें प्रोग्राम में से एरर्स या बग्स रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, हेल्प करता है। हम इसकी हेल्प से अपने प्रोग्राम के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हो उनको हम आइडेंटिफाई करके रिमूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग बेसिक्स। आपने जब कोई प्रोग्राम राइट करना है सी में तो आपके पास कौन सा नॉलेज, कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा रिकॉल करें कि जब आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, नेचुरल लैंग्वेज जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, अरेबिक है, उर्दू है, तो सबसे पहले आप क्या सीखते हैं, उसके अल्फाबेट्स। इसी तरह हम सी लैंग्वेज के पहले कैरेक्टर सेट को रीड करेंगे कि इसके अंदर कौन से वो हमारे पास वोकैबुलरी कहाँ से आएगी। हम प्रोग्राम राइट करने का तरीका सीखेंगे तो वो कौन सी हमारे पास कैरेक्टर सेट होगा या अल्फाबेट्स होंगे जो हम यूज कर सकते हैं। सी लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट में हमारे पास A to Z आपके पास कैपिटल लेटर है इंग्लिश के, क्योंकि हमने सबसे पहले ये देखा है, पढ़ा था कि हाई लेवल लैंग्वेजेस सारी तकरीबन इंग्लिश लैंग्वेज के करीब तरीन होती हैं। तो इनके कैरेक्टर सेट में A to Z हमारे पास कैपिटल लेटर है, इसी तरह A to Z आपके पास स्मॉल लेटर्स हैं, और उसके अलावा आपके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि आपके जो कैपिटल लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स से डिफरेंट हैं। सी जो है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में अगर आपने 3 वेरिएबल्स लिखे हैं, सम, सम एंड सम, ये तीनों वेरिएबल सी के लिए डिफरेंट है। ये देखिए टोटल स्मॉल केस में लिखा हुआ है, ये कैपिटल में है तीनों लेटर, और इसमें ये सेंटेंस केस में लिखा है जिसमें पहला लेटर जो है वो कैपिटल है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि सी जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर ये केस सेंसिटिव ना होती, जैसे वीबी में हमारे पास या जीडब्ल्यू बेसिक में आपने देखा है कि आप कुछ भी प्रोग्राम में राइट करते थे, जब आप उसको नंबर्स को रीनंबरिंग करते थे या प्रोग्राम को रन करते थे तो फौरन ही सारे का सारा प्रोग्राम आपके पास कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको सोच समझकर वेरिएबल्स के नेम अगर आप स्मॉल रख रहे हैं तो आपको आगे उनको स्मॉल ही रखना है, उसी तरह यूज करना है। अगर कैपिटल अमूमन नहीं रखे जाते वेरिएबल नेम, हम स्मॉल ही यूज करते हैं, स्मॉल लेटर में ही यूज करते हैं। उसके अलावा आपके पास सी लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट्स में डिजिट्स आती हैं, 0 से 9 तक डिजिट्स हैं, जिनकी हेल्प से हम कोई भी डिफरेंट नंबर जो है वो राइट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर सेट हैं।
अब जैसे आपने देखा है कि हर लैंग्वेज के, जैसे चाइनीज है या हिंदी है या डिफरेंट लैंग्वेजेस है, तो हर लैंग्वेजेस के स्पेसिफिक कैरेक्टर सेट होता है ना, उसके अपने एक सेट आपके अल्फाबेट्स हैं जिनके अंदर, जिनको ही यूज करके हम उस लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अल्फाबेट्स देखे हैं और उसके बाद नंबर्स, और उसके बाद जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं कुछ, उनकी भी कुछ खास मीनिंग्स हैं इसमें सी लैंग्वेज में। ये बिल्कुल उस पर्पस के लिए यूज नहीं होंगी सिंबल्स, जैसे ये आपके पास टिल्ड साइन है, एम्परसेंट है, ये हैश या नंबर साइन है। तो इन तमाम सिंबल्स के कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है जो कि सी लैंग्वेज के लिए ही है। जैसे ये आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लिए यूज होता है हैश साइन, और इसी तरह से आपके पास एम्परसेंट साइन जो है ये किसी भी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। बैक स्लैश जो है ये एस्केप सीक्वेंस के लिए यूज करेंगे। इसी तरह परसेंटेज साइन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के लिए, एंगुलर ये आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स ही हैं, ये हेडर फाइल्स को राइट करने के लिए यूज करेंगे। इस तरह ये डिफरेंट जो कैरेक्टर सेट है इनकी एक स्पेसिफिक मीनिंग है सी लैंग्वेज में। तो कैरेक्टर सेट हमने जब देख लिया, उसके बाद हम देखेंगे इसमें कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं। हर लैंग्वेज की अपनी वोकैबुलरी होती है, तो सी की भी अपनी वोकैबुलरी है कि किस वर्ड का क्या मतलब है इसमें। ये हमारे पास एक टेबल, उनको हम रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। ये रिजर्व वर्ड्स की कुछ खसूसियात होती हैं कि हम इनको एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सी के कंपाइलर को ये पता है कि ये वर्ड आएगा तो मैंने इसके अगेंस्ट कौन सा कोई कोड रन करना है। तो जब हम उसी के कंपाइलर को डिस्टर्ब करेंगे, हम वही वाले वेरिएबल नेम यूज करेंगे जो ऑलरेडी उसके लिए मीनिंगफुल हैं, तो फिर हम उसके हमें वो इस चीज की परमिशन नहीं देगा कंपाइलर, और हमारे उस वेरिएबल नेम के ऊपर हमें एरर मिलेगा कि ये आप रिजर्व वर्ड्स हैं, इनको आप ऐसे वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। तो ये तकरीबन 32 वर्ड्स हैं और इनमें से तकरीबन सारे ही वर्ड्स आप यूज करेंगे इन सारे रिजर्व वर्ड्स को, सिवाय चंद एक के, जैसे मोस्ट प्रॉबली आप लोग के ऑटो वाला जो है ये यूज नहीं करेंगे, इनमरेशन या ये एक्सटर्न जो है ये भी यूज नहीं करेंगे आप, जिस हद तक आपने सी लैंग्वेज पढ़नी है। और उसके अलावा यूनियन और टाइप्ड ऑफ, ये चंद एक हैं, ये वोलाटाइल भी आप नहीं यूज करेंगे। तो ये चंद एक रिजर्व वर्ड्स को छोड़ के बाकी तकरीबन सारे कीवर्ड्स हैं जो आप यूज करेंगे। मे बी आप ये स्टैटिक और साइज ऑफ को भी ना यूज करें। सी के प्रोग्राम में जब हम इसको राइट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास टॉप पे हम हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। हेडर फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जो कि लाइब्रेरी फाइल्स है, और उसके अंदर उन फंक्शन की डेफिनेशन मौजूद है, पड़ी हुई है, जो हमने फंक्शन यूज करने हैं। इसमें बहुत से स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं, जैसे प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट एफ का है, स्कैन एफ का है, ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं। तो इन ऑपरेशंस की जो आपके पास जो डिटेल है, जो उसका कोड है, वो आपके पास उसकी रिलेटेड हेडर फाइल के अंदर मौजूद होगा। तो अब हमें वो हेडर फाइल जो है वो उस प्रोग्राम में, अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी पड़ती है। उसके लिए हमें जो हेडर फाइल चाहिए होगी उसका नाम है stdio.h। इसको हम स्लैंग में आमतौर पर studio.h भी बोलते हैं, बट इसमें यू का वर्ड नहीं आता। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो है उसके लिए यूज होता है, ये उसका एब्रिविएशन है stdio.h। इसी तरह ये कंसोल io.h का एब्रिविएशन है conio.h। तो ये .h स्टैंड्स फॉर हेडर फाइल। अब हमें यहाँ पर ये कुछ कॉमनली यूज जो फंक्शन जो stdio के अंदर मौजूद होते हैं वो है हमारे पास printf, ये आउटपुट फंक्शन है, और scanf इनपुट फंक्शन है। हर वो प्रोग्राम जिसमें हमने कोई इनपुट या आउटपुट परफॉर्म करनी है उसमें हमें stdio.h जरूर राइट करनी होगी। इस तरह से हमारे पास कुछ और फंक्शन भी हैं, जैसे स्क्रीन क्लियर करना, यूजर से कैरेक्टर गेट करना, और इसी तरह गेट चे भी एक फंक्शन है। तो इनको यूज करना है तो फिर हमें अपने प्रोग्राम में conio.h फाइल जो है वो इंक्लूड करनी होगी। इसी तरह अगर हमें कुछ मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करने हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन जैसे साइन, कॉस, टेंजेंट, थीटा वगैरह, या लॉगरिथमिक वैल्यू मालूम करनी है, पावर मालूम करनी है, किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेना है, तो इन सब चीजों के लिए हमें जो हेडर फाइल चाहिए होगी उसका नाम है math.a। अब हम देखें कि देखिए एक प्रोग्राम की ये पहली स्टेटमेंट, सी प्रोग्राम हमेशा अमूमन इसी स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है। अगर उसमें हम printf, scanf यूज कर रहे हैं
तो ये #include stdio.h। सी लैंग्वेज जिस तरह से केस सेंसिटिव है, इसी तरह से ये स्पेस के लिए भी बहुत सेंसिटिव है। आपने किसी गैर जरूरी जगह पर स्पेस नहीं देनी है। आपका कोड जो है वो इतना क्लियर रिटर्न होना चाहिए कि राइटिंग में भी आपके इस तरह से ना हो कि आपके यहाँ स्पेस नजर आ रही है तो ये प्रोग्राम आपका नहीं चलेगा। तो इसी तरह जब आप हाथ से भी लिखेंगे तो उसमें भी आप इस चीज का बहुत ख्याल रखेंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेस आपने नहीं देनी, उसकी वजह से आपकी स्टेटमेंट गलत कंसीडर की जाएगी। जब हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले ये फाइल, कोई भी हेडर फाइल लिखते हैं, राइट करते हैं उसका नाम, तो उस हेडर फाइल में जितने फंक्शन की डेफिनेशन मौजूद है वो तमाम सेट ऑफ फंक्शन जो हैं वो इस फाइल के अंदर ऐड कर दिए जाते हैं। तो इस तरह हम उन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं इस हेडर फाइल की हेल्प से। लाइब्रेरी फंक्शन को यूज करने के लिए हमें हर सूरत उसकी अप्रोप्रिएट हेडर फाइल ऐड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, आप अपने प्रोग्राम में क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज करते हैं और आप conio.h नहीं लिखते तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगा। When source program is translated into executable file, a copy of code of the function is pasted in source program. तो उस प्रोग्राम की जो आपके पास हेडर फाइल के अंदर कोड होगा, उस कोड की एक कॉपी आपके सोर्स प्रोग्राम में फिजिकली पेस्ट कर दी जाती है, तब जाके उससे एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट होती है, जिसकी वजह से वो प्रोग्राम को हम बार बार फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक, हम आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर राइट भी करेंगे और उसके अलावा उसको एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। पहला प्रोग्राम हम अपना सी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक जितनी टॉपिक्स है, जितनी चीजें मैंने आपको समझाई हैं, इसमें अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जब भी आपको टाइम मिलता है, आप अपनी क्लास की टाइमिंग्स के अलावा भी इन वीडियोस को बार बार देखें। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आपको आता है, कोई ऐसी टर्म मैं बोल रही हूँ जो आपकी समझ में नहीं आ रही, तो आप उसके बारे में कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। मैं आपको वहीं पर उसका आंसर जो है वो कर दूंगी। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे जैसे मैं लेटेस्ट लेक्चर वीडियोस डालती जाऊंगी तो आपको इमीडिएटली उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती जाएगी। लेकिन आपने अपने स्केड्यूल से चलना है। आपने नंबर 1 लेक्चर से लेकर, यानी आप इस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं कि आप स्किप करके इसमें से लेक्चर्स जो हैं उनको आप देख सकें। आपने लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करना है और इस तरह देन 2, 3, 4 उस सीरीज को, पूरे लेक्चर्स की सीरीज को फॉलो करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगी। इसके बाद जब हम रिवीजन करेंगे तो उसमें हम सिलेक्टेड टॉपिक्स जो होते हैं, कुछ टॉपिक जो ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, उनके लिए मैं आपको छोटी छोटी और वीडियोस बना के दे दूंगी। तो फिर आपको ये वीडियोस पूरी कंप्लीट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि फिर आपकी जो डिफिकल्टीज होंगी उनके आंसर्स एक बिल्कुल कम ड्यूरेशन की वीडियोस में जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह हम इसको बहुत अच्छे तरीके से सी लैंग्वेज पे अपनी जो ग्रिप है उसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लेक्चर के लिए हम इसको यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।